आए भी हैं, तो चंद बात आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। जो सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा था, वस्ते साहब बात कर रहे थे कि ये बात सही नहीं होगा ये समझना कि विज्ञान के ऊपर जो चोट इस वक्त है वो पहले नहीं था, पहले भी था। बहुत सारे लोग कहते थे, पर आज फर्क क्या है? एक फर्क हस्ते साहब जो हमारे सामने रखा कि सत्ता की ताकत इस अटैक जो वैज्ञानिक सोच में है उसके साथ जुड़ा हुआ है कि सत्ता के समर्थन उनको प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पहलू जरूर ये है कि सत्ता की शक्ति इस आक्रमण के साथ जुड़ा हुआ है, पर इसके साथ साथ और एक चीज है जिसे हमें समझना पड़ेगा। वो ये है कि इसके साथ एक भविष्य बनाने की कल्पना है, जिस कल्पना में विज्ञान शामिल नहीं हो सकता है, वो सिर्फ आस्था के आधार पे बनाना पड़ेगा। विज्ञान के आधार पे सत्य क्या है इस आधार पे नहीं बनेगा। उसमें परोख क्या सही है क्या गलत है वो परोखा नहीं जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी राम राज्य है, हम सिर्फ उस पर वापस जा रहे हैं। और बीच की जो पीढ़ियां रही है वो तो सिर्फ गिरने की पीढ़ी थी, हमको वहां वापस जाना है। तो ये जो चिंता है आस्था के जगह, आस्था को विज्ञान के जगह पे स्थापना करना, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली हिंदुत्व की जो प्रोजेक्ट कह सकते वो है कि हम भविष्य जो चाहते हैं उस भविष्य पे कोई बहस ना हो। ये तर्क संगत क्या होना चाहिए, एविडेंस के आधार पे हमको क्या बनाना चाहिए, क्या सही क्या गलत है वो तर्क से साबित होगा, एविडेंस से साबित होगा। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि हम कर रहे ये हमारी आस्था है, ये हमारा समझ है और इसको बिना कोई तर्क को ही मानना पड़ेगा क्योंकि ये हम कह रहे हैं। तो ये जो एक सोच है, इसको कोई भी सोच बोले, मैं इस पे बहुत अलग अलग इसका एडजेक्टिव्स निकालूंगा बाद में, पर ये जो सोच है ये मत समझिए कि ये कोई मोदी जी की सोच है या अमित शाह की कोई सोच है या विप्लव का कोई सोच है, इसका सोच है ही या नहीं उस पर भी सवाल की जा सकती है। पर ये गोलवालकर साहब ने बहुत पहले लिखा था कि आस्था और विज्ञान में अगर संघर्ष द्वंद्व होता है तो किसको प्राथमिकता देनी चाहिए। उसने कहा था विज्ञान को झुकना पड़ेगा, आस्था को सबसे ऊपर रखना। उसका थोड़ा और एक कदम आगे जाए, हमारे वो एस.आर. राव है ना, ICHR के चेयरपर्सन है, तो उन्होंने कहा है कि इतिहास क्या है, आर्कियोलॉजी, इसमें हम खुदाई करके देखते हैं पत्थर क्या है, पॉटरी क्या है, उसको थर्मोल्यूमिनेसेंस करते हैं, उसकी हम कार्बन डेटिंग करते हैं, इस तरह से हम बताते हैं कि 21 सेंचुरी का है, एक कहाँ से आया था, कहाँ यहाँ से जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये इसमें विज्ञान होता है और इससे हम निकाल सकते हैं इतिहास कैसे रहा होगा। कोई ऐसा तो हम वहां पर वापस पहुंच तो नहीं जाते हैं, तो हम एक समझ पैदा करते हैं कि इतिहास की गति ऐसे नहीं होगी। पर ऐसा राव क्या कहते हैं, कहते नहीं ये इतिहास ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की एक साजिश। हमारी इतिहास प्राथमिकता जिसको दी जाएगी वह ओरल हिस्ट्री, हमारी मेमोरी, इसको हिस्टोरिकल मेमोरी कहते हैं। हिस्टोरिकल मेमोरी किसकी, उसकी बात हिस्टोरिकल मेमोरी को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और विज्ञान की कोई भी चीज अगर उससे अलग होता है तो उसको नकार के प्राथमिकता दी जाएगी हमारी ओरल हिस्ट्री। जो महाभारत हमारी ओरल हिस्ट्री है, दैट हैज प्राइमेसी ओवर एनी एविडेंस।
तो ये जो बात है कि हमारी पुरानी समाज की जो छवि निकाल के रखना चाह रहे हैं, ये हम ना समझे कि कोई सचमुच ऐतिहासिक छवि की तलाश में हुए हैं। वो एक छवि बना लिए हैं जिस छवि की ओर वो बढ़ना चाहते हैं, और इतिहास तो उनके लिए सिर्फ एक एक्सक्यूज है। तो दैट इज द बेसिक पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू रेज बिफोर यू, कि जो हिंदुत्व की प्रोजेक्ट जो है वो कोई भूत की प्रोजेक्ट नहीं है, भविष्य की प्रोजेक्ट है कि कौन सा समाज वो बनाना चाहते हैं, और उस समाज को बनाने के लिए उनके पास तर्क नहीं है, तर्क से वो चलना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारा विश्वास, मैं इसमें सावरकर को कोट करना चाहूँगा, कि हमारा विश्वास है कि एक मजबूत राष्ट्र अगर बनाना है तो उसके लिए एक आधार चाहिए, और उस आधार हिंदुस्तान में हिंदू धर्म है। खुद कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म धार्मिक रूप से नहीं देखना चाहता, आइडेंटिटी रूप से देखना चाहते हूँ। मेरा हिंदुत्व, माय हिंदुत्व has nothing to do with Hinduism। धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है, आइडेंटिटी से मतलब है, क्योंकि पूरा भारतवर्ष को अगर इकट्ठा करना है तो उसको हिंदू आइडेंटिटी के आधार पर करना पड़ेगा, यही मेरा हिंदुत्व है। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि my objective is to militarize Hinduism and Hinduize India. This is the project। तो ये अगर प्रोजेक्ट देखें तो ये प्रोजेक्ट इसके लिए है कि हमें हिंदू धर्म नहीं, हम हिंदू आइडेंटिटी को हमें सामने लाना पड़ेगा, और उसके लिए एक राष्ट्र बनाएंगे जिसमें हिंदू के नाम पे हम राज करेंगे, और उसके साथ साथ जो चीजें करना चाहते हैं वो आपके सामने है। तो इसीलिए विज्ञान जो इस वक्त इनके जो कहते हैं क्रॉस हेयर्स पे है, विज्ञान इनके क्रॉस हेयर्स पे इसीलिए है कि विज्ञान कहता है कि हमें तर्क करना चाहिए, बहस करना चाहिए क्या सही क्या गलत है, एविडेंस देखना चाहिए, और अगर इससे साबित होता है कि एक चीज गलत है तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए, दूसरी चीज की तलाश में जो सही है। वैज्ञानिक अब जानते हैं, सब ने इसका जिक्र किया कि बहुत प्रगतिशील नहीं है। हकीकत विज्ञान की अगर आप जाए यूनिवर्सिटीज की विज्ञान की शाखाओं में तो देखेंगे वहां पर संघ की शाखा चलती है। आप देख सकते हैं कि आपके मुरली मनोहर जोशी विज्ञान से आए हैं। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक होने से दिमाग बदल जाना है, पर एक नॉर्मेटिव सोच जो है विज्ञान के अंदर नकार के वैज्ञानिक अपने आप को घोषित करना बड़ा मुश्किल होता है। और वैज्ञानिक नॉर्मेटिव सोच में एविडेंस और तर्क दोनों की एक सेंट्रलिटी है, एक ऐसी एक सेंट्रल भूमिका है कि ये दूसरे चीजों से अलग है, क्योंकि इसमें एविडेंस की तलाश होती है और इसमें तर्क हो सकता है कि ये सही है या गलत है, और सिर्फ एविडेंस के आधार पे ही सत्य निर्धारित होती है। सही है कि बहस इतना आसानी से खत्म नहीं होगा, खास तौर से बुद्धिजीवी को इकट्ठा करेंगे तो बहस तो जल्दी वैसे ही खत्म नहीं होगा, पर आखिर इस बहस के बाद एक निष्कर्ष पे जो आम वैज्ञानिक पहुंचता है, इसके आधार पे कि ये सच्चाई दिख रहा है और इसका एविडेंस ये है, और इससे बहुत सारी चीज को हम समझ पा रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये जो पद्धति जिसको भारतवर्ष में नेहरू जी ने इसको साइंटिफिक टेम्पर कहा। साइंटिफिक टेम्पर आप और हमारे टेम्पर के बारे में नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर है कि जो हमारी वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए कि कैसे हम चीजों के बारे में सोचते हैं, और इसको एक वक्त पे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे 51A(H) मेरे ख्याल से है, उसमें शामिल किया गया है। इसे साइंटिफिक टेम्पर को प्रचार करना इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स। तो खैर ड्यूटी की तो बात छोड़िए, बहुत सारे ड्यूटी तो ये भूल ही चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज कर्नाटक में साफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या होता है, तो उसको उसकी बात छोड़िए। पर इसीलिए विज्ञान की जो सोच को हम प्राथमिकता
कॉन्स्टिट्यूशन की दौर तक भी दे रहे थे। इसका एक वजह ये था कि हालांकि हिंदुस्तान की 90% या शायद 95% जनता विज्ञान को बहुत अच्छी तरह नहीं मानते। वो भी ग्रहण में विश्वास करते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे आचार करते हैं जिसको वैज्ञानिक हम नहीं समझेंगे। और इसके बावजूद अभी तक एक एक्सेप्टेंस था कि हम निजी जीवन में तो करते हैं, पर हम मानते हैं कि विज्ञान का जो सोच है वो इसके ऊपर मानते थे, स्वीकार करके। ऐसा नहीं कि वो सब आचार बंद कर देते थे, ऐसा नहीं करते थे, पर कहीं ना कहीं एक समझ था कि ये चीज एक्चुअली सही है और हमारा विचार इससे मिलता नहीं है, फिर भी ये चीज को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है ये चीज। और जिसको मेरा एक मित्र में बहस हो रहा था इस बात पर, ये सोच को हम क्या समझे। ये सिर्फ इस बात पे नहीं, ये भी था कि कास्ट गलत है, धर्म के आधार पे भेदभाव करना गलत है। ऐसा नहीं कि कास्ट खत्म हो गया था और उसके साथ साथ जितना अत्याचार चल रहा था वो बंद हो गया था, पर कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस था कि ये चीजें गलत है और इसको पब्लिक स्पेस पे हम कह नहीं सकते, पब्लिक स्पेस पे हम नफरत की बात नहीं कर सकते हैं। तो विज्ञान के बारे में भी एक तरह से एक्सेप्टेंस था कि विज्ञान को भी पब्लिक स्पेस में हम चैलेंज नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार भी यही चैलेंज हुआ है। आपको शायद याद होगा, हमारा एक प्रेसिडेंट था, उन्होंने इंटरनेशनल क्या था, एंथ्रोपोलॉजिकल कांग्रेस था, जिसमें बोला था, बिल्कुल वही शब्द कहा था सतपाल सिंह की तरह, ठीक है ना, जैल सिंह। तो जैल सिंह ने भी यही कहा था, आप कह रहे हैं कि इंसान बंदर से पैदा हुआ है, कि गौतम बुद्धा, रामचंद्र ये सब बंदर से पैदा हुआ, हम नहीं। तो कहे, पर सभी उस वक्त बड़े शर्मिंदा थे। देश के प्रेसिडेंट एंथ्रोपोलॉजिकल कांग्रेस को उद्घाटन करते हुए पूरे दुनिया के सामने अपनी बात रखते हैं। पर इसके अलावा उस वक्त कोई भी पब्लिक स्पेस पे विज्ञान को इस तरह से अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। एक एक्सेप्टेंस था कि मॉडर्न चीजों की अगर कुछ चीजें हमें मानना है, विज्ञान और द्वेष की बात पब्लिक स्पेस पे उसको अटैक करना और द्वेष की भाव जो है पब्लिक स्पेस पे उसका व्यक्त नहीं कर सकते। 90s की दशक से शुरू होता है, जबकि ये धीरे धीरे बाहर आना शुरू होता है। और ये कहना हम हिंदुओं की राष्ट्र है, मुसलमानों को फिर दबके रहना चाहिए, जो गोलवालकर की भी और नेशनहुड डिफाइन में लिखा हुआ है, that slowly starts coming back into public discourse। और धीरे धीरे जो कहते हैं कि being communal comes out of the closet। पहले बंद दरवाजे के बीच में ये सब बातें होती थी, बाहर नहीं होती थी, अब धीरे धीरे बाहर होना शुरू हुआ। ये क्यों है, ये शायद विश्लेषण इस वक्त मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत नहीं तो लंबा हो जाएगा और आप भी ऊब जाएंगे। पर यह जरूर है कि इसका एक नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो हमारी सबकी मिली ताकत से जो हम आज़ादी हासिल किए थे, उसका एक देन था कि देश को बढ़ाना है, देश पे उन्नति लाना है और उस पर सबको इकट्ठा करना है। विभाजन की राजनीति से ये नहीं हो सकता। एक समझ, ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के एक देन था, जिसके वजह से विज्ञान हो, चाहे इस तरह की जो कौम और कौम के अंदर विद्वेष पैदा करने की बात हो, इसको आम जनता के सामने रखने में लोग हिचकिचाहट महसूस करते थे और उसको नहीं रखते थे। पर धीरे धीरे जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रभाव रहा, जैसे जैसे कमजोर होता गया, ये बातें जो 47 के पहले
राइट्स के दौरान पोस्ट पार्टीशन राइट्स भी होते थे, धीरे धीरे फिर उभरने आने लगे। पर जो मैं कह रहा था, इसको हमें ना समझे कि ये सिर्फ एक विज्ञान पर आघात है, ये हमारी पूरी राष्ट्र की जो कल्पना है उस पर एक अटैक है। इसमें विज्ञान को भी इसीलिए शामिल करना पड़ता है कि अगर वो शामिल नहीं होता, जिस भूत के आधार पर वो भविष्य कायम करना चाहते, वो नहीं हो सकता। मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ कि अगर ये कल्पना होती है, मान लीजिए वैज्ञानिक कल्पना, वैज्ञानिक चिंतन अगर खत्म हो जाता है, ये चिंतन आता है कि हमारे यहाँ पर गणेश प्लास्टिक सर्जरी से पैदा हुआ, मोहनजोदारो में, हड़प्पा में तार नहीं मिला तो जरूर बेतार रहा होगा, इस तरह की कल्पनाएं अगर होती है तो नुकसान क्या है? मैं एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा था, एक वक्त नौकरी मेरे कंपनी में करना चाहते थे, तो मैंने पूछा कि ये आपको क्या लगता है, ये सही है? उसने कहा कि सही तो नहीं है पर अच्छी चीज है। मैंने कहा अच्छी चीज क्यों जब सही नहीं है? उसने कहा इसमें एक नेशनलिज्म भावना पैदा होता कि हम इतना पहले ताकतवर थे और इतना बड़ा थे, दैट्स वेरी गुड, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। आई सेड फॉल्स प्राइड, ही सेड दैट इज आल्सो बेटर देन नथिंग। तो ये जो एक है कि हमारे पास सब कुछ पहले था, दिस फॉल्स प्राइड क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे अपने ऊपर हमारा आस्था, एज ए नेशन वी डोंट बिलीव इन आवरसेल्व्स। आरएसएस, बीजेपी, उनके अपने ऊपर कोई आस्था नहीं है, क्योंकि इतिहास उनका क्या है? इतिहास हारने की इतिहास है। उनके मुताबिक हम यहाँ के ओरिजिनल है, उनके मुताबिक मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। हम मुसलमानों से हार गए, अंग्रेज से हार गए, सब तो हारने की राजनीति है ना। तो इसीलिए हमको मनगढ़ंत इतिहास चाहिए जिसपे हम बहुत बाहुबली थे, हमारे पास सब विज्ञान था, पता नहीं क्यों हम उसके बावजूद हम किसी और से लड़ नहीं पाए और इसके बाद खो गए। तो दिस मिथिकल पास्ट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए हिस्टोरिकल, शैल वी से, वैक्यूम और हिस्टोरिकल पॉवर्टी। एक इतिहास की जो पॉवर्टी इनके लिए इनके पास है, इस तरह की जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना एक बहुत बड़ा हिंदू पास से करना चाहते, दैट इज द पॉवर्टी दैट वी हैव, कि अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हम अपने ताकत पे हम कुछ बना सकते हैं। इसीलिए हमें मनगढ़ंत इतिहास की कल्पना चाहिए, इसके सहारे शायद हम एक पावरफुल नेशन बन सकते हैं। बट व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी यही है कि अगर हम एक मॉडर्न नेशन की बात करते हैं तो ये हकीकत है कि हमारा 1.3 बिलियन पीपल जो हमारे पास है, उनको खिलाना पिलाना हमारी आज की स्थिति में भी हम नहीं कर पा रहे। People are hungry. We don't have enough food. हमारे अभी भी बिजली हर घर नहीं पहुंचा। अगर आंकड़े देखें, हिंदुस्तान के आंकड़े कोई इमर्जिंग इकोनॉमी की आंकड़े नहीं है। हमारा साइज बड़ा है इसीलिए इकोनॉमी बड़ा है, और अगर आंकड़े देखें पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन्स, पर कैपिटा इनकम, कोई भी चीज आप देख ले तो सब सहारन अफ्रीका के साथ मिलती जुलती है, और उनकी भी इन्फेंट मॉर्टेलिटी हमसे कम है। दिस इज द रियलिटी। तो अगर हम उत्पादन नहीं करेंगे, देश में प्रगति हम नहीं कर सकते। हकीकत चंद परसेंट जो इस वक्त कह सकते ग्लोबलाइजेशन से फायदा उठाए हैं, 1%, 2%, कैलकुलेशन है, एक्चुअली 3% से ज्यादा का उस तरह से फायदा नहीं कह सकते। बहुत खींचेंगे आप 10% मिडिल क्लास कह सकते हैं। हकीकत जो है ग्लोबल मिडिल क्लास के हिसाब से देखें, हमारे यहाँ 3% से ज्यादा नहीं है। बट लेट्स फॉरगेट दैट, लेट्स इवन गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, 10%, 90% either are very poor or with one catastrophe, कोई घर में बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो जाए, नौकरी चली गई, तो they get descend into absolute poverty.
This is the condition of what is called a precarious middle class. So either poor or precarious, shall we say, not poor by the definition of poverty, but precariously above the poverty line. This is the condition of 90% of population. तो हमें उत्पादन बढ़ाने, बिना उत्पादन बढ़ाए हम इस चीज को दूर नहीं कर सकते। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? विज्ञान और टेक्नोलॉजी चाहिए। This is the only way you can develop this. यही वजह था कि इन नेशनल मूवमेंट में जब हम थे, हम मतलब हमारे जो लोग थे, उनका कल्पना यही था हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। नेशनल प्लानिंग कमीशन जो बना है वो कांग्रेस की प्लानिंग कमेटी से आती है, जो सेट इन 1937। तो ये प्लान्ड इकोनॉमी की जो कल्पना थी, जिसपे इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। नेहरू की पहला दशक इंस्टीट्यूशन बनाने में गया था, कांग्रेस की पहला दशक इंस्टीट्यूशन बनाने गया था। इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च क्या होगा। दिस डिडंट हैपन बाय एक्सीडेंट। ये नहीं कि इंडियंस बड़े अच्छे दिमाग थे उनके, इसीलिए सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। इंस्टीट्यूशंस कायम किया था जिसके आधार पे ये सब हुआ था। दैट इंस्टीट्यूशन वाज कि बिना विज्ञान के अलावा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अलावा हम प्रगति नहीं कर सकते। दूसरी बात उस पर यह थी, इस प्रगति में ये नहीं कि टेक्नोलॉजी हम खरीद सकते, हमें कोई भी चीज हम खरीद सकते हैं। हम जब तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक हम उत्पादन को आगे नहीं ले जा पाएंगे। We can copy, but we cannot develop. तो कॉपी और डेवलपमेंट का फर्क जो है यही है कि आप क्या विज्ञान और टेक्नोलॉजी को आप पूरी तरह से कैन यू अंडरस्टैंड, इंटरनलाइज, क्या अपने आप में डाल सकते हो। और इसके लिए इसको कहते हैं ना मंत्र पाठ। आपको टेबल्स याद होगा ना, 2 गुना 4, 2 गुना 3 गुना 6। उस तरह से विज्ञान और टेक्नोलॉजी बढ़ नहीं सकती। अगर उसको बढ़ना है तो आपको समझना पड़ेगा हो क्या, और जब वो समझना चाहोगे तब तर्क और एविडेंस दोनों उसके साथ आते। और इसीलिए अगर हम वैज्ञानिक सोच को, विज्ञान को नहीं, वैज्ञानिक सोच को हम खत्म कर देंगे हमारे स्कूल से, जहां से शुरू होता है, तब जो है हमारा आगे चल के भी वैज्ञानिक विकास होने का संभावना नहीं होगा। अगर होगा भी वो बहुत पीछे होगा। ये हम ना समझे कि हिंदुस्तान की सिर्फ ये एक क्राइसिस है। पाकिस्तान में उनकी भी यही चीज हमारे से पहले शुरू हुई है। तो किसी ने लिखा था ना, आप भी हम जैसे लिखे, तो एक फेमस कविता की 2 लाइन है। तो उसमें ये था कि उनका ये चीज जिया के नीचे, जिया के अंडर में जब डिक्टेटरशिप थी 70 के दशक में, तो जिया के अंडर में सब यूनिवर्सिटीज में कह दिया गया था कि कोई भी प्रोफेसर नियुक्त होगा पहले उसको पास करना पड़ेगा कि वो सही तरीके से वो इस्लाम जानता है नहीं जानता। इस्लाम पास करने के बाद ही, वो इंटरव्यू के बाद ही वो जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह उसकी इंटरव्यू होगी। तो उसके लिए एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट एक प्रोजेक्ट दिया था 90 या उस पे, क्या एनर्जी प्रॉब्लम पाकिस्तान में कैसे खत्म कर दिया जाए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का नहीं दिया था, कहते जिन जो है ना, वो जिन बड़ा ऊर्जा पैदा कर सकती है। तो हमारा शोध ये होना चाहिए जिन को कैसे हम काबू कर पाए, वश में ला पाए। तो जिन से हम एनर्जी पैदा करेंगे तो हमारी एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोदी जी फलाने धमाके यही बात कर रहे हैं कि अभी हंस रहे हैं इस बात पर, गुजरात की स्कूल टेक्स्ट बुक है कि जेनेटिक्स की उद्भावना शुरुआत कहाँ से हुई थी? इससे हुई थी, महाभारत से हुई थी, जहाँ पर उस वक्त जेनेटिक साइंस हमारा था। तो हमें विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। संस्कृत पुस्तक जो है, अगर हम जिसपे ये सब लिखा हुआ है हम उसको सही तरीके से पढ़ लें
तो हमें हर विज्ञान उसमें मिल जाएगा, तो हमारे वैज्ञानिक शोध की कोई जरूरत नहीं है। सब शोध जितने यूनिवर्सिटीज है बंद कर दे और हमारा सिर्फ काम होना चाहिए संस्कृत को अच्छी तरह पढ़े, इसके बाद जिन से जैसे एनर्जी निकालना चाहते थे उस तरह से हर विज्ञान के लिए उससे निकालेंगे। तो ये जो खतरनाक चीज है उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम ये है कि विज्ञान में पैसा देने की जरूरत नहीं है। CSIR को कहा गया है 50% पैसा आप इंडस्ट्री से लेंगे, ठीक है ना, वही आपको दे देंगे। जो साइंस की मिनिस्टर होते हैं CSIR में जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, RSS के पंडितों को बुलाते हैं और उनका कहना ये है कि पूंजीपतियों से मांगो, आपको पैसा वो दे देंगे, हमसे पैसा मांगो। तो शोध की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके आधार पे, जैसे हम हिंदुस्तान में आपको मालूम होगा कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है एक ऐसा मिसाल है जिसके आधार पे दुनिया अभी भी कहती है इट इज द फार्मेसी ऑफ द पुअर। दुनिया में गरीबों की फार्मेसी है, क्योंकि यहाँ पर हर दवाई हम खुद बनाते हैं और क्योंकि हमारा पेटेंट एक्ट में काफी हमने संघर्ष करके हम उस तरह के पेटेंट्स नहीं लाने दिए जो WTO वगैरह चाहते थे, तो अभी भी पेटेंट्स एक्ट के जरिए हम सस्ते दवाई बना सकते हैं हिंदुस्तान में। दुनिया की जितनी दवाइयाँ गरीब देशों में जाती है हिंदुस्तान से जाती है। तो यहाँ पर ये CSIR की देन थी। लखनऊ में जो आपके यहाँ पर CSIR की इंस्टीट्यूशन है और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो कि आपकी पुणे में है, ये दो इंस्टीट्यूशन से जिसके आधार पे हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस वक्त कायम हुई थी और अभी भी इसीलिए उसका अभी भी बहुत बड़ा देन है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर हम ये कहें इसके लिए CSIR की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको संस्कृत पुस्तकों में जाए, अथर्ववेद पढ़े, उससे आपको ये सब मिल जाएगा। तब किस तरह से हम विज्ञान विकास कर पाएंगे ये आपको सामने आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कल्पना है राष्ट्र कल्पना से शुरू ज़रूर होता है, पर इसमें जहाँ इन चीज़ों पर आघात करता है उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम भी अभी भी देखना चाहिए साफ है। वो ये है कि हमारे ज़माने में, मैं हमारे ज़माने में कहता हूँ कि बूढ़े लोगों की आदत है हमारे ज़माने में कहता हूँ, तो क्योंकि मेरा उम्र 70 से ज़्यादा हो चुका है तो मुझे इस वक्त फर्क है करना कि हमारे ज़माने में मेड इन इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। मेड इन इंडिया में क्या था कि 5 साल के अंदर आपको टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझ के खुद बनाना पड़ेगा। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं था, इसको समझने के लिए आपको वैज्ञानिक नॉलेज भी चाहिए था, टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए था। सो मेड इन इंडिया वाज एसेंशियली नॉलेज ट्रांसफर। व्हाई? कि नॉलेज के आधार पे टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी में हमारा दिमाग से बाहर की चीज नहीं है। इसीलिए जापान और जर्मनी दूसरा विश्व युद्ध में विध्वस्त होने के बाद भी इतनी बड़ी शक्तिशाली टेक्निकल पावर्स। तो मेड इन इंडिया इस चीज को समझ ली, उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, एजुकेशन, साइंस इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, CSIR, सब मिला के ये समझ थी कि हम अब इतने इंस्टीट्यूशन जब बना चुके हैं, we can actually get technology and transfer it, meaning we can understand it and do it ourselves. कमियां थी इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज सही हो गई थी। जहाँ जहाँ सफलता हमें मिला वहाँ पर उसको विनाश करने के लिए भी शक्तियाँ थी, सब मानता हूँ, पर कल्पना सही थी कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो वैज्ञानिक समझ, टेक्नोलॉजी की समझ पैदा करना है तो दिमागी समझ दिमागी समझ अगर नहीं पैदा कर पाएंगे ये हमारे लिए नहीं हो सकता, हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। आज क्या है, मोदी जी का क्या कहना है, मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? विदेशी कंपनी हो हमारे यहाँ आ जाए, हम उनको जमीन दे देंगे, अपनी मार्केट दे देंगे, 100% इक्विटी उनकी होगी, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है,
वो लगातार हमारे मजदूरों को शोषण, हमारे जमीन को मुफ्त इस्तेमाल करके हमारे मार्केट को कब्जा करने की हम सुविधा उनको देंगे। ये है मेक इन इंडिया। आपको कोई भी चीज ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, हमारा मार्केट ले लीजिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया। विज्ञान की समझ, टेक्नोलॉजी की समझ की जरूरत नहीं है। हम लगातार गुलाम इसलिए रहेंगे क्योंकि जब तक हम खुद चीजों को पैदा करने की शक्ति नहीं रखेंगे तब तक हमारी मार्केट उनके पास बंधक रहेगा, इट विल बी एट देयर मर्सी। तो ये जो चीज है, इससे और क्या निकल के आता है? कुछ लोगों को इसमें भला होना चाहिए कि रफाल एयरक्राफ्ट फाइटर हमने खरीद लिया, फायदा किसको? दाम बढ़ा दिया, ये सब कम एयरक्राफ्ट खरीदा, दाम बढ़ा दिया, इसमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें फायदा किसको हो रहा है? रफाल कंपनी की हो रही, वो तो साफ है। और किसकी हो रही? अनिल अंबानी। क्यों? कि उसमें जो चीजें थी, जो एक्चुअली हमने पहले बहुत बहस के बाद हमने लिखा था डिफेंस एग्रीमेंट पे कि अगर कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो कम से कम इतना प्रतिशत हिंदुस्तान के अंदर उसको बनाने की जरूरत है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल इफ यू विल, जहां पर हर चीज इंपोर्ट ना करे, कुछ चीजें यहाँ भी बनाए ताकि यहाँ भी लोगों को, इंडस्ट्री को कुछ फायदा हो। इन्होंने क्या किया? तो रफाल बनाने की जरूरत नहीं है, पर वो और कुछ चीजें बनाते हैं, वो जो है अनिल अंबानी उनके लिए कुछ काम करेगा। So effectively it has become a gift to Mr. Anil Ambani, given by the government। रफाल डील के नाम पे उनको एक टुकड़ा दे दिया गया है कि आप इसकी संतुष्टि कर लो। और अनिल अंबानी आप जानते ही हैं इस वक्त बैंकरप्सी के कगार पे खड़े हैं। तो दिस इज द अदर पार्ट ऑफ इट, व्हाट इज कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज्म। कि क्रोनी पूंजीवाद, दोस्ताना पूंजीवाद बड़ा कमजोर नाम है, क्रोनी कैपिटलिज्म इज मच स्ट्रॉन्गर नहीं। तो क्रोनी कैपिटलिज्म की जो मॉडल इनकी चल रही है, वो भी देख सकते हैं कि नो नीड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी को आप इंटरनलाइज करें, और इसका फायदा हिंदुस्तान की आम जनता को नहीं होगा, ये मिस्टर अनिल अंबानी की सरकार में होगी, अनिल अंबानी पूंजीपति की होगी। किसी ने कहा था कांग्रेस के अंदर बहुत सारे खामियां तो थी, वो भी बहुत क्रोनी कैपिटलिज्म करता था, पर उसका क्रोनी कैपिटलिज्म में नंबर्स थोड़े ज्यादा थे। यहाँ पर तो एक अंबानी का अडानी, दो अंबानी एक अडानी, यही उसका क्रोनी कैपिटलिज्म है। तो मैं नहीं समझता हमें क्रोनी कैपिटलिस्ट कौन खराब है बेहतर है उस पर हम कंपैरिजन करें। मैं इसीलिए इस चीज पे आपका दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूँ कि यहाँ की इनकी जो समझ है, जो उनको लगता है हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो करना चाहते हैं, उसके लिए विज्ञान और तर्क उनके लिए खतरनाक है। उसलिए विज्ञान और तर्क को खत्म करने के साथ साथ उनको ये भी समझ है कि हम तब क्या करेंगे जब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होगा। इनको लगता है टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम खरीद लेंगे, विदेशी पूंजी के कहेंगे यहाँ पर आगे लगाओ, टेक्नोलॉजी हमें इसी तरह मिल जाएगा। तो उनका राष्ट्र की कल्पना में एक आर्थिक आधार राष्ट्र की बनाना, एक मानसिक आधार राष्ट्र की बनाना, एक ऐसा आधार बनाना जिसमें हमारा चिंता शामिल हो, बुद्धि शामिल हो, ये छोड़ के एक ऐसा राष्ट्र बनाना जिसमें इन सब चीजों की नाम और निशान न रहे, ये इनकी कल्पना है। मैं इस बात पे खत्म करना चाहूंगा, मेरा टाइम देखना चाहिए मुझे। मैं इस बात पे बात करना चाहूंगा कि अगर ये चिंता है, यही इनका चिंता है, तो हमारा भविष्य क्या है, हम क्या करें? ये पहली बार हिंदुस्तान में वैज्ञानिक सड़क पे निकले। वैज्ञानिक नहीं तो अपने एयर कंडीशन लेबोरेटरी से बाहर निकलने में बड़े कतराते हैं, ठीक है। तो पहली बार निकले हैं
और ये सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया में दूसरी जगह पर क्लाइमेट साइंस पे अटैक है। ट्रम्प वो कहते हैं हम क्लाइमेट साइंस को नहीं मानते हैं। साइंस बड़ी अजीब चीज़ है, उसका एक पार्ट नहीं मानते, दूसरा पार्ट मानते हैं, ये होता नहीं है। अब तो माने पूरा, तो कुछ भी ना माने। तो ट्रम्प साहब कहते हैं कि हम क्लाइमेट साइंस नहीं मानते। तो जैसे सतपाल सिंह कहते हैं कि हम बंदर से इंसान बनना किसने देखा है, वो एक्चुअली एविडेंस मांग रहा है, तो वैज्ञानिक है ना, एविडेंस मांग रहा है। वो पीएचडी किया है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। केमिस्ट्रियों को थोड़ा शर्माने चाहिए, पर गुड न्यूज ये है कि उसके बाद प्रैक्टिस नहीं किया केमिस्ट्री, इसके बाद पुलिस में चला गया, ठीक है ना। तो ये जो इनका समझ है कि विज्ञान विहीन एक समाज बना सकते हैं, या विज्ञान को कुछ चीज छोड़ देंगे, कुछ चीज ले लेंगे, विज्ञान इस तरह से होता नहीं है। विज्ञान का प्रॉब्लम है कि बुनियादी तौर पे ये तो विज्ञान में विश्वास करते हो तो नहीं करेंगे, तो आपको विज्ञान में थोड़ा विश्वास कर लेंगे और कुछ आधा विश्वास नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं चलता। एक सोचने का तरीका है, ये कोई फॉर्मूला नहीं, सोचने का तरीका है, इसीलिए उसको खंडित करना इस तरह से संभव नहीं। तो हमारे सामने चैलेंज है, आज की तारीख में हमारा चैलेंज ये है कि हमारा संघर्ष अलग अलग संघर्ष में बना। वैज्ञानिक अपना संघर्ष करना चाहते हैं कि विज्ञान में पैसा ज्यादा दिया जाए, ऐसे चीजें न किया जाए। दूसरे लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, राजनीतिक संघर्ष है। कुछ लोग इस बात पे कर रहे हैं कि अभी व्यापारियों की संघर्ष इस बात पे है, अमेज़न वॉलमार्ट आ गया तो हमारी तो खरीदारी बंद हो जाएगी। वॉलमार्ट का इतिहास है, अमेरिका में छोटे दुकानदार जो है सब बंद होकर दिए थे, वॉलमार्ट खत्म हो गए थे वॉलमार्ट की वजह से। अब वॉलमार्ट और अमेज़न दो मिलके वो ई टेलिंग कहते हैं, ई कॉमर्स के जरिए करें तो संभावना ही है कि इस वक्त 40 लाख छोटे दुकानदार हैं, उनका व्यापार एकदम खत्म हो जाएगा। और अगर आप देखें नौकरी कितने मिलते हैं, तो फ्लिपकार्ट में 8,000 फुल टाइम वर्कर्स है और 20,000 पार्ट टाइम वर्कर्स है। दैट इज द स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हो रहा है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियली इज 40 लाख शॉप। तो ये अगर देखें, जो कुछ खुद चलाते हैं, कुछ फैमिली लेवल से चलता है, दूसरे लोग भी इसमें शामिल हैं, बट 40 लाख शॉप ओनर्स आर ए थ्रेट। व्हाइल द नंबर ऑफ न्यू जॉब्स, लोग कहते हैं नया जॉब तो बहुत होगा, नंबर ऑफ न्यू जॉब्स इसमें बहुत कम इसीलिए है क्योंकि कंप्यूटर से आधा चीज तो खुद ही कर रहे हैं, तो इसलिए आपको दुकानदार नहीं कर रहा था, आप खुद कर रहे हैं। क्या चीज आपको चाहिए, कंपेयर करना, देखना, पूछना, सब करके आप क्लिक करते हो, सिर्फ उसकी सप्लाई चेन से आपके पास पहुंचने की इशू है, और सब कंप्यूटर और आप कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, इसके लिए लोगों की जरूरत बहुत कम है। दैट इज ऑल्सो द रीजन, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला नहीं है। लोगों को अगर लगे कि फ्लिपकार्ट अमेज़न से उतना ही नौकरी आ जाएगा जितना नौकरियां या जितने दुकानदार जितने दुकानें बंद हो जाएंगे उतना रोजगार इधर से पैदा हो जाएगा, ये गलत है। तो इस तरह के हर इलाके में, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ इसका हमारे ऊपर अटैक्स है। तो इसको एकत्र कैसे, सबसे मैं सिर्फ दो चीजों को लेना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि मैं समझता हूँ दोनों चीज में कहीं ना कहीं मुझे लगता है इकट्ठा करने की हमारी खास जरूरत है। एक तो है विज्ञान, जिसके बारे में हमने चर्चा किया, विज्ञान की सिर्फ वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं, उनकी बजट की बात नहीं, पर वैज्ञानिक सोच पे जो हमला है वो सबसे बड़ा हमला है। दूसरी बात, उतना ही हमला जो है वो है इस वक्त कल्चर में, क्योंकि कल्चर एक ऐसा चीज है जो संघी अपना कल्पना हिंदू राष्ट्र का कर रहे हैं, उनके लिए कल्चर और सृजनशीलता ये बहुत बड़ा दुश्मन है। आप कहीं भी देखें, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे आपका सिनेमा हो, चाहे आपका किताबें हो, लेखक हो, कहीं भी अगर सृजनशीलता है
तो संघ के अंदर प्रगतिशील तबका ये कहीं अपने संख्या बहुत कम होने के बावजूद सृजनशीलता क्षेत्र में बहुत आगे रहा और यही चीज इस वक्त उनके क्रॉस हेयर्स में है, ये भी इनके अटैक में है। तो मैं समझता हूं सृजनशीलता जिसको कल्चरल फ्रीडम कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की फ्रीडम कह सकते हैं, हमारे कहने सुनाने की अधिकार, हम फिल्म बनाएंगे उसको दिखाने का अधिकार, चित्र बनाएंगे तो उसको दिखाने का अधिकार, हर चीज पे अटैक है। वो एमएफ हुसैन को आपको याद होगा, एमएफ हुसैन को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा था, उस पर संघ ने हर जगह पे छोटे छोटे शहरों में उस पर केस कर दिया था और बोल रहा था कि वहां जाके हमारे कानून ऐसा है कि वहां जाके उनको डिफेंड करना पड़ेगा, उनकी पेशी होनी चाहिए। और पेशी के लिए उनको लगा कि उनकी 86 साल 85 साल उम्र में वो हर हिंदुस्तान में छोटे छोटे शहरों में जाके पेशी भी नहीं कर सकते, तो वह हिंदुस्तान में छोड़ दिया था। तो ये जो अटैक्स है, हर तरह के अटैक्स है, इस पे हमारे विज्ञान पर अटैक के साथ साथ कल्चर की जो अटैक है, ये दोनों को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा इसके रेजिस्टेंस के लिए। कि कहीं ना कहीं विज्ञान को भी आपको समझना चाहिए एक सृजनशीलता का क्षेत्र है। ये ना समझिए कि विज्ञान बहुत शुष्क चीज है, फॉर्मूला से हम निकालते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। विज्ञान में नया चीज अगर कोई भी चीज पैदा करना है, सृजनशीलता के अलावा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सृजनशीलता पे, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र हो, चाहे ये कल्चर के क्षेत्र हो, तो सृजनशीलता पर ही सबसे ज्यादा आक्रमण जो है वो आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो व्यापारी है, दुकानदार है, मजदूर है, किसान है, वो अपना संघर्ष तो करेगा। उस संघर्ष के साथ हमें इस सृजनशीलता की संघर्ष जो है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो या चाहे ये कला के क्षेत्र में हो, उसको कैसे इकट्ठा कर पाएंगे, ये हमारा काम है। और ये हम इसको अगर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा शिकस्त की तरफ जा रहे हैं। संघ की लड़ाई सिर्फ इसको नहीं समझिए कि चुनाव की लड़ाई। चुनाव तो कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, पर लड़ाई जो है बौद्धिक लड़ाई है, चिंतन की लड़ाई है। जब तक आप इनकी चिंता को शिकस्त नहीं दे पाएंगे, तब तक इलेक्टोरल लड़ाई से अब हम कामयाब नहीं हो सकते। और अगर इस कामयाबी हमें हासिल करना है तो वैज्ञानिक सोच के साथ साथ सृजनशीलता की सोच, क्रिएटिविटी की सोच इकट्ठा करना पड़ेगा, जैसे हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हमने किया था। तो हम समझते हैं कि हम ऐसा नहीं कि हम अमेरिका या किसी और की गुलामी की ओर जा रहे हैं, पर हम जरूर दिमागी गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। और इस दिमागी गुलामी अगर आपने एक बार स्वीकार कर लिया तो हिंदुस्तान भी कितना दिन कैसे आजाद रहेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अभी देख सकते हैं कि मोदी जी अमेरिका प्रेम कितना उनका उभर के आया है, और वो अभी यहाँ पर डिफेंस एग्रीमेंट से लेकर चाइना को कंटेनमेंट करने के लिए भी बातें कर रहे हैं। पर मैं समझता हूं कि हमारे लिए, आप जो बैठे हुए यहाँ के लिए सबसे बड़ी बात जो है कि हम विरासत में अगले जनरेशन को क्या भेजें। हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी के संघर्ष से एक राष्ट्र बनाने की संभावना हमारे लिए छोड़ी, और आज हमको स्वीकारना पड़ेगा कि हम उस संभावना को पूरा करने के बजाय हम एक ऐसे समय में पहुंच चुके हैं कि समाज फिर किधर जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। और ये संघर्ष है इस समाज के अंदर सृजनशीलता और वैज्ञानिक चिंता, इन दोनों को जोड़ के हमारा भविष्य, अगर जो बात आप कह रहे थे, मॉडर्निटी की बात जो कह रहे थे, एक मॉडर्न नेशन के रूप में, एक एनलाइटेंड नेशन के रूप में, एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स के रूप में अगर हम अपने आप को देखना चाहते हैं,
तो इस संघर्ष को हमें जीतना पड़ेगा। और इसे एनलाइटनमेंट संघर्ष ये कोई ऐसा संघर्ष नहीं है जिसमें हम कहें कि फलाना पुस्तक में लिखा था, फलाना पुस्तक में वो लिखा था। हमारा एनलाइटनमेंट संघर्ष तो ये है कि हम इंसान को कैसे गुलामी से, हर तरह की गुलामी से मुक्त करें और इसके साथ साथ उसको कैसे सृजनशील बनाए, ये हमारा संघर्ष है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसको वैज्ञानिक संघर्ष न समझे, इसका वैज्ञानिकों का संघर्ष न समझे, पर इसकी हमारी दिमागी समझ कहे, दिमागी गुलामी कहे, इन चीज़ों से कैसे मुक्त हो, इसकी संघर्ष है। इस चंद बातें कह के मैं अपना बात खत्म करूँगा। और अगर सवाल कुछ है, बात है या कोई टिप्पणी है, ज़रूर उसका करिएगा ताकि मुझे भी सुनने का मौका मिले।